हम लोगों ने जो परसों प्रश्न कर रहे थे तो उसमें एक ग्रुप ने तो निर्णय ले लिया कि ये पॉजिटिव है और एक ग्रुप ने निर्णय ले लिया कि ये नेगेटिव है, ठीक है, जबकि क्वेश्चन तो एक ही लाइन का था। इसको एक बार अपन, मुझे लगता है कुछ बेसिक चीज़ शायद मिस हो रही है कहीं कहीं। इसमें एक ये चीज़ तो आप याद रखिएगा कि H2 बाई H1 इज इक्वल टू M, यानी कि नहीं, रुको रुको, प्रतिबिंब की ऊंचाई ठीक है, और M इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। दो फार्मूले सीखे थे आपने। अब इसको कैसे इतने सारे लोगों ने पॉजिटिव निकाला है ये भी देखने लायक चीज़ है। अपन ने यहाँ पे कल V तो निकाला था, V सबने सामान निकाल लिया था, V -30 सबने निकाल लिया था। अब प्रश्न ये आया कि आगे इसके क्या कंफ्यूजन क्यों हो रहा था आपको। अपने बिल्कुल ये केवल दो फार्मूले हैं अपने पास, कोई ज़्यादा फार्मूले भी नहीं है। अब हम लोग पहले इसको निकालते हैं, इस वाले फार्मूले को यूज़ करते हैं पहले। क्रम संख्या 2 को देखें तो क्या होगा। अब देखो V क्या है, निकालना है, ठीक है। U इज इक्वल टू, तो इसलिए M कितना होगा, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को देख लो। क्रम संख्या 1 से क्या निकलेगा, M इज इक्वल टू H2 बाई H1। H2 दे रखा है यहाँ पे, तो दे रखा है, नहीं दे रखा, मान लो H2 है, प्लस तो है ही, प्लस है इसकी वैल्यू, H2 ऊपर लिखा हुआ है, इसकी प्लस है, और नीचे ये कितना हो गया, -3, -3 हो गया ना, यहाँ निकाला है अपन ने, M इज इक्वल टू -3। यहाँ तक बिल्कुल क्लियरिटी, कोई किसी को कन्फ्यूजन इस समय। अब अपने को निष्कर्ष निकालने हैं मैथमेटिकली, उसके अंदर आप लोग अटके थे मैथमेटिकली कैसे निकालें। वैसे तो आपको समझ में आएगी इसका क्या हो रहा है, लेकिन इसका गणित से कैसे निकालना है इसका हल। सबसे पहले ये देखो, हमने यहाँ निकाला है V इज इक्वल टू -30, इसका मतलब ये इधर है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू -30 से क्या इंप्लाई हुआ, क्या है, ठीक है। अब M इज इक्वल टू -3, इससे क्या पता चल रहा है, एक तो पता चल रहा है कि नहीं, उल्टा पता क्या चल रहा है, प्रतिबिंब एक तो 3 गुना है, हमको ये पता है कि M इज इक्वल टू H2 बाई H1 होता है। यहाँ को हमको पता है कि H2 क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, H1, और M का मान है -3, तो -3 इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। हाँ हाँ, H1 पॉजिटिव है ना। अभी तो इसके अंदर अभी तो पता नहीं चला ना हमें क्या निकलेगा इसका,
सो -3 इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 है। अब इसमें से H1 पॉजिटिव है, H1 तो पॉजिटिव अपने को पता ही है क्योंकि यहाँ पे रखा है इसको। H1 पॉजिटिव है, H1 पॉजिटिव है तो H2 क्या होगा? नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ? ये उल्टा होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। अब बताओ किसी बच्चे को कि m इज इक्वल टू पॉजिटिव किसका आ रहा है, अब बताओ। कोई बात नहीं, वो इसे प्रैक्टिस की चीज़ होती है, तो धीरे धीरे ये नहीं। आप दूसरे आपने क्या करा था बताता हूँ मैं। आपने जो गलती क्या करी थी कि m इज इक्वल टू -v अपॉन u इज इक्वल टू H2 अपॉन H1, है ना। फिर आपने क्या किया इसको, अगर आप इसको जब इधर ले जा रहे थे तो आपको ये भी माइनस करना चाहिए था। ये 3 इक्वेशन है ना इक्वल। अगर आप इसको v अपॉन u इज इक्वल टू -H2/H1 तो ये -m हो जाएगा अपने आप। जब इसका माइनस चिन्ह जाओगे तो माइनस माइनस सब जगह गुणा कर रहे हो ना, इसका मतलब ये एक बार और समझ लो, क्योंकि ये भी कहीं जिससे आपके मन में पता रहे गणित का क्या है ये। अगर हम तीनों जगह इसको -1 से गुणा कर दें, तीनों को -1 से गुणा कर दें तो क्या होगा? -m इज इक्वल टू +v/u -H2/H1। तो इस फॉर्मूले से लगाएंगे तो भी वही आएगा आंसर। फॉर्मूला कोई सा भी लगाओ, आंसर सेम आना चाहिए। हाँ, अब क्वेश्चन आया ना सही। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर m इज इक्वल टू, हाँ रुको रुको, नहीं इसमें नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए m इज इक्वल टू +3 आए तो क्या होगा? m इज इक्वल टू मान लो +3 आए, ठीक है। हमको ये पता है कि ये H2/H1 होता है, H1 पॉजिटिव है तो H2 भी पॉजिटिव होगा। ये क्या अवतल दर्पण के लिए कभी हो सकता है? मतलब वो बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आगे एक स्टेप और बताऊं, इससे मन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो इस बारे के अंदर, ठीक है। क्योंकि दोनों कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति में, जबकि f को क्रॉस कर जाए तब जाके आभासी प्रतिबिंब बनता है, अदरवाइज हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। बच्चे बताओ। किस पे बेटे? नहीं नहीं नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। साइन तो ये दिखाता है कि ये एक्सिस से ऊपर है या एक्सिस से नीचे है, और जो 3 या 4 है जो भी नंबर है वो कितना गुना है वो दिखाता है। बस दोनों अलग अलग चीज़ दिखा रहे हैं। रहेगा 3 गुना ही। अगर ये +3 भी आएगा तो इसका मतलब होगा 3 गुना है, लेकिन अक्ष से ऊपर है। छोटा मतलब अगर यूँ हो मान लीजिए, ठीक है, वो भी देख लो, वो भी देखो, वो भी देखो, वो भी देखो, वो भी देख लो। .5 में छोटा बन गया, वही कहना चाह रहे हो ना आप। अब क्या हुआ? पॉजिटिव .5 यानी कि ऊपर बनेगा, अक्ष के ऊपर होगा, आधा होगा, और दोनों यानी कि जो बिंब था और प्रतिबिंब दोनों ऊपर ही होंगे, और उसका जो साइज होगा वो उसका आधा होगा, ठीक है। अब किसी बच्चे भी कंफ्यूजन हो तो बताओ, दोबारा इसको समझ सकते हैं अपन, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे
हमने ये देखा था और हम लोग हमेशा जानते भी हैं इस बात को कि अगर ये एक यहाँ पर सिल्ली है छोटी, इसके ऊपर अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो कुछ तो इधर चली जाएगी और कुछ वापस परावर्तित हो जाएगी। ये सिद्धांत हमेशा याद है ना कि अपन भले अपवर्तन का चैप्टर पढ़ रहे हैं लेकिन अपने पता होना चाहिए इस बात का, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ये बात कहीं नहीं करेंगे कि कुछ प्रकाश परावर्तित भी होता है ना। ये यहाँ पे अपवर्तन है, पूरे समय अपवर्तन की बात करते रहेंगे, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। ये अपने को सरलता देगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, हम उसको ईजी कर सकेंगे। तो बिंदु हमेशा ये याद रखना है कि कुछ तो परावर्तन हो रहा है और जो पार होके जाती है उसको कुछ अपवर्तन हो रहा है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सारा ही अपवर्तन हो जाए और सारा ही परावर्तन हो जाए। परावर्तन में तो हो सकता है, लेकिन इस वाले केस में जहां अपवर्तन हो रहा है वहां पर परावर्तन आवश्यक रूप से होगा। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है सबसे पहले इसके अंदर कि अपवर्तनांक क्या होता है। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। इसको हम लोग हमेशा डिनोट करेंगे म्यू से। ठीक है, अपवर्तनांक का जो सबसे सरल जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो ये है प्रकाश की क्या कहते हैं, वैक्यूम को क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बता सकता है बच्चा कोई? इसका मतलब हम केवल उस पर्टिकुलर माध्यम की बात कर रहे हैं जिस माध्यम में प्रकाश की किरण गुजर रही है और जिसके अंदर हम अपवर्तन का क्या हो रहा है इसको हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो म्यू निकाला है ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी कि हम केवल कांच की बात कर रहे हैं, केवल कांच की, क्योंकि हमने यहां वैक्यूम ले लिया। अगर हम यहां पे लेते हवा या पानी या कुछ भी लेते तो दोनों में फर्क होता, क्योंकि एक माध्यम दूसरा होता है, दूसरा माध्यम अलग तरह का होता है। तो ये हम केवल एब्सोल्यूटली, अगर हम किसी केवल एक पदार्थ की जब बात कर रहे हैं तो हम इस डेफिनेशन को लगाएंगे, इसके प्रकाश का वेग निर्वात में और प्रकाश का वेग माध्यम में। अब हमको ये पता है कि वेग का उससे कैसे संबंध होता है, आवृत्ति से। अपन जानते हैं कि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो अगर हम यहां पे लिखें तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको निर्वात में माने, वैक्यूम लिख देते हैं v दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, c लिख देते हैं, c इसका वेग इसमें, और इसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे कोई भी माध्यम है तो मीडियम, अर्थात न्यू लैम्डा c, और चूंकि गति वही है इसलिए दूसरा क्या आएगा, क्या होगा, लैम्डा m। अगर हम इसको भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू, क्या होगा म्यू बताओ, लैम्डा c अपॉन लैम्डा m। यहां पर एक सिद्धांत जो है वो आपको याद करना है, वो लिख भी देना है यहां पर। प्रकाश जब भी दो माध्यमों में चलता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन, ये हमेशा याद रहना चाहिए,
ठीक है, यही लिख देते हैं। अब हमने कहा कि μ1, मान लीजिए हमने कहा एक मीडियम है, कोई सा भी एक माध्यम है, इस माध्यम को हम मान लो कहते हैं 1 और इस माध्यम को कहें 2। ठीक है बच्चे, ये एक माध्यम लें और एक ये दूसरा लें। तो सबसे पहले μ1 क्या होगा, अगर हम μ1 लें तो अपन ने भी सीखा है c/c, उससे देखो ना c में क्या था, c वेग, प्रकाश का वेग निर्वात में क्या होता है c, इसका मतलब ये ले लो ना, कोई सी भी v है तो v1 ले लो, प्रकाश का वेग है ना, इसको v1 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप जो चाहो। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे c/, ठीक है बच्चे। और μ2 को क्या लिख सकते हैं, अर्थात अगर एक प्रकाश की किरण आ रही है इस प्रकार और ये अभिलंब है, तो इस वाले में आके या तो ये लंब से दूर चली जाएगी या लंब के पास आ जाएगी। अभी हमें पता नहीं है कि क्या होगा इसका। ठीक है, अगर हम इसको, इस इक्वेशन को देखें तो हमें यह पता लगता है कि अगर हम दो माध्यमों का सापेक्ष रूप में अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं, सापेक्ष रूप मतलब पानी का हवा के मुकाबले, पानी का कांच के मुकाबले, कांच का पानी के मुकाबले, या कांच का हवा के मुकाबले, या कोई से भी दो माध्यम है उन दोनों के मुकाबले में निकालना चाहते हैं, तो कैसे लिखा जाता है। अगर हम लिखेंगे इसको, ये ध्यान से देख लो, μ2 1, इसका मतलब है माध्यम दो का अपवर्तनांक। बेटा एक बार पेन मंगवा लेना। माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के परिप्रेक्ष्य में, एक के क्या कहते हैं उसको, ठीक है। इसका मतलब हुआ माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष में। ये हमेशा मन में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि जो हम ये लिख रहे हैं उसका निकाल रहे हैं, बेसिकली हम इसका निकालना चाह रहे हैं इस माध्यम के परिप्रेक्ष्य में। यानी अगर यहाँ पे हमने अपवर्तन इस तरह देखा तो माध्यम दो का निकालना चाह रहे हैं एक के पक्ष में, और जब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख दें μ1 2, तो इसका मतलब माध्यम 1 का माध्यम 2 के परिप्रेक्ष्य में। ओके, अब अगर हम सापेक्ष निकालना चाहते हैं तो कह रहे हैं माध्यम 2 का अपवर्तनांक। 2 का अपवर्तनांक क्या है, सापेक्ष में, माध्यम 1 के सापेक्ष में। ठीक है, इसका मतलब एक चीज में और अपने को सरलता से याद करने के लिए क्या हो गया कि जो ऊपर है वो माध्यम 1 की गति दिखाएगा। जो 1 है इसका मतलब ये v1 होगा, ये 2 है इसका मतलब ये v2 होगा। लेकिन जहां अपवर्तनांक की बात करेंगे तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में। ये बहुत ज्यादा इसका सिंबल का अर्थ समझ में आना जरूरी है। इसको हम लिखते हैं हमेशा साइन I अपॉन साइन R के रूप में। यानी I क्या होता है, आपात कोण, परावर्तित कैसे हो जाएगा, आपतन कोण, या और R। अब इसमें एक चीज बहुत ही ध्यान से देखना कि जो कोण बन रहा है वो किससे बन रहा है, लंब से। जो अभिलंब है उसी से दोनों कोण बन रहे हैं, ये अक्ष से नहीं।
यानी कि जो माध्यम के बीच में दीवार है उस पर नहीं बन रहे हैं, ये बन रहे हैं हमारे लंब से। ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर याद रखने की चीज़ है कि ये कहाँ पे बन रहे हैं, और इस फार्मूले को हम कहते हैं स्नेल का सिद्धांत। इसका मतलब बहुत सरल हो गया कि अगर माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष में निकालना है, माध्यम 2 का 1 निकाल दो, साइन क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। हाँ, समझ में आ गई बात? कैसे याद रखोगे इसको? याद कैसे रहेगा? क्या करा है अपन ने कि हम ये कह रहे हैं यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर V1 V2 है, तो जहाँ V1 वाले क्षेत्र में क्या बन रहा है अक्षर, साइन आई, और V2 में क्या बन रहा है, आर। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से सीधे सीधे संबंधित हैं। लेकिन जब हम ये कर रहे होते हैं, केवल अगर हम देख रहे हैं स्नेल का सिद्धांत, यानी कि μ2, अगर हम केवल इसको यूं लिखें μ21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन आई साइन आर, तो आपके मन में सबसे पहले क्या चीज आनी चाहिए कि ये V1 बाई V2 है, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से माध्यमों का हम सापेक्ष कर रहे हैं, कौन से माध्यमों का हम मुकाबला कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो ये V1 बाई V2 साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब अपन ये देखते हैं कि कई बार कहते हैं अपन कि भाई ये सघन से विरल में आएगा, दूर हो जाता है, फिर कहते हैं विरल से सघन में आ रहा है तो पास हो जाता है। ऐसा क्यों? नहीं, माध्यम परिवर्तन तो हो ही रहा है, लेकिन सघन से विरल, विरल सघन में क्या समस्या, क्या है, क्यों ऐसा क्यों होता, क्यों है, ये आना चाहिए ना। हाँ बताओ, सोचो सोचो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस पे पूरा जो चैप्टर है इसी पे आता है। अभी जो परसों एग्जाम में आया था वो इसी पे क्वेश्चन आया है। सोचो, है बेटा? यस, वेरी वेरी गुड। किसमें वेग ज्यादा होगा? प्रकाश का वेग हमेशा विरल में ज्यादा होगा। बहुत अच्छी बात है, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, मैं बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन क्यों होता है ऐसा? क्यों हर चीज में क्यों? मैं आपसे कहता हूँ हर चीज क्यों जरूर मन में लाया करो अपने। तो किसको चलने में दिक्कत हो रही है? नहीं, प्रकाश के जो माध्यम में कण है उनको दोलन करने में, किरण तो कुछ अपने सीखा है, तरंग तो कुछ होती नहीं है उनको, क्योंकि जब जैसे मान लीजिए दोलन कर रहा है, तो अगर मान लीजिए सघन है तो उसको दोलन करने में तकलीफ होगी, नहीं कर पाएगा दोलन ज़्यादा। लेकिन अगर वो विरल हुआ तो अपना आराम से कर सकता है। इसलिए जहाँ विरल होगा वहाँ पे गति ज़्यादा होगी, और जहाँ पर सघन होगा वहाँ पर गति कम हो जाएगी। समझ आएगा ना? कारण क्या है? कारण ये है इसका कि जो दोलन कर रहे हैं, इसलिए हमेशा पुराने चैप्टर्स को जोड़ते चलना चाहिए, तो क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर किया ना आपको यहाँ पे, ये तो किया। प्रकाश का वेग निर्वात में ले लो बस, फिर किससे निकालेंगे? किस चीज का? अपवर्तनांक क्यों हो रहा है? अपवर्तन क्यों हो रहा है? अपवर्तन क्यों हो रहा है? जबकि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जा रही है। अगर किरण नहीं जाए दूसरे माध्यम में तो अपवर्तन होगा ही नहीं, उसका अपवर्तनांक निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अर्थात अगर हम कोई ऐसा पदार्थ ले लें, कोई ऐसा पदार्थ ले लें जिसका कि 0 अपवर्तन हो, 100% हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। वैसे बहुत मुश्किल है लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं कि असंभव नहीं है, ये हो सकता है।
अगर हम बहुत अच्छा सिल्वर का यूज़ करें दर्पण बनाने में तो हो सकता है ऐसा, लेकिन यहाँ पे अपने को सिल्वर की लेयर बनानी पड़ेगी एक। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, ये चली जाएगी वापस, तो अपवर्तन नहीं होगा, केवल परावर्तन होगा ऐसी स्थिति के अंदर। और ऐसी स्थिति में हम जब प्रकाश का वेग उस माध्यम में निकालना चाहेंगे और प्रकाश का वेग निर्वात में निकालना चाहेंगे तो क्या होगा। अब चलो अगर यूँ समझने की कोशिश करें कि अगर म्यू हम निकालना चाहते हैं हवा के लिए, केवल एयर के लिए, तो क्या होगा, कितना होगा 1। हाँ ठीक है ना, तो ये होगा 1 के बराबर। क्यों, हाँ क्योंकि वही माध्यम है और उसी के अंदर हम निकाल रहे हैं इसके अंदर करके। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। उसी माध्यम में निकाले तो यस गुड, अगर उसी के माध्यम में उसी से निकालें, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि उसका आप केवल स्थिति देख रहे हो अपवर्तन होने के बाद की। अब उससे पहले प्रकाश की किरण क्या कर रही थी उस समय कोई मतलब नहीं रहा इसका मतलब। अब हम केवल जहां वो प्रवेश कर गई है वहां पर हम देख रहे हैं। ये मिटा दूं इन दोनों को। अब हम लोग ये देखें कि माध्यम 1 और माध्यम 2, अब अपने देखें कि अगर मान लीजिए ये सघन हो, मान लीजिए ये, और ये विरल, क्यों होगी ये पता लगाना है अपने को। सुनो सुनो, बहुत अच्छा बोल रहे हो, लेकिन इसका क्यों हो रहा है, इसका रीजन को सिद्धांत से समझने की कोशिश करो कि ये अल्टीमेटली क्यों हो रहा है। अपन ने क्या निकाला, म्यू दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष में क्या होगा, साइन अब इसका यूज करके बताओ कि कैसे निकालेंगे इसको। चलो सहायता के लिए ये भी लिख देता हूं। हमें ये पता है कि इस वाले केस के अंदर V1 इज लेस देन, ठीक है। अगर हम यहां लिखते हैं V1 लेस देन V2 यानी कि V2 बड़ा है, V2 बड़ा है V1 से। अगर हम लिखते हैं या तो कम लिखते हैं, जो भी कुछ भी लिखते हैं, V1 छोटा है V2 से, जो हमने यहाँ पे लिखा है V1 छोटा है V2 से, V1 छोटा है V2 से, इसका मतलब साइन I किससे छोटा होगा, साइन I छोटा होगा साइन R से, होगा या नहीं होगा। अगर V1 छोटा है, क्योंकि अपन जानते हैं कि वैल्यू दोनों की सापेक्ष रूप में चलती है, तो V1 अगर बड़ा है छोटा है V2 से तो साइन I छोटा होगा साइन R से, तो I क्या होगा, यानी कि सब सघन से विरल जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि यहां पर R बड़ा है I से, इसलिए ये दूर जाती है। समझा ना, ये पता रहना चाहिए क्यों दूर जा रही है। ये तो हम रट लेते हैं कि सघन से विरल, विरल सघन, ये हो गया, चल लेंगे। अब दूसरा देखो जरा, अगर ऐसे ही माध्यम देखें, अब ये जो पहला माध्यम है ये विरल है और दूसरा माध्यम सघन है। इसका मतलब क्या हुआ, V1 ये I है, तो जब V1 बड़ा है V2 से, V1 बड़ा है
V2 से, इसलिए साइन आई इज इक्वल, साइन आई बड़ा हुआ साइन आर से, ठीक है, और आई बड़ा हुआ आर से, यानी कि आर उससे छोटा बनेगा। समझ में आ गया क्यों किरण इधर जाती है या उधर जाती है? कोई किसी बच्चे को यहाँ तक के अंदर कोई कठिनाई हो तो एक क्वेश्चन, इस लेवल पे एक क्वेश्चन है, लिखो। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ परसों वाले एग्जाम में आया था, एम्स के एग्जाम में। जी बेटे, एग्जाम में एक क्वेश्चन को करने के लिए आधा मिनट मिलता है एम्स से, इंटू 10 कितनी बेटा? और किस बच्चे ने निकाला? निकालो निकालो। है बेटा 1.8। अच्छा, ओके। वन पॉइंट नाइन फाइव कैसे, 1.95 कैसे आया? ठीक, नहीं नहीं करीब नहीं, तो बस सिंपल भाग जा रहा है इसमें, तो पूरा जो भी आएगा पूर्ण भाग आएगा। 1.5। आओ बच्चे चलो बताओ करके, यू कम। यहाँ कर लो बेटा। ठीक है ठीक है ठीक कर रही हो, बिल्कुल बिना घबराए करो, बिल्कुल ठीक कर रही हो। ये किसी को समझने में दिक्कत आई? इसने एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया है, और जिस तरह से लिखना चाहिए चीज़ों को, इस तरह से लिखा है। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। बट बहुत अच्छे बच्चों ने, काफ़ी सारे बच्चों ने निकाला है। ठीक है, हाँ निकाला, बिल्कुल अच्छा सही निकाला है। तो इस तरह से आप देखोगे कि इस पर छोटी सी ट्रिक थी, मैं जिसको बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि V1/V2 ये पता होना चाहिए कि क्या है, रेशो कौन सा है।
कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में गुजर रही है, बिल्कुल ये इसने एग्जैक्टली सही क्वेश्चन किया है और लिखा भी बिल्कुल इसका अच्छी तरीके से है। यही एक तरीका इसका है सॉल्व करने का। तो इसमें जो बच्चे ने किया है इसको मैं अप्रिशिएट क्यों कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे पहले इसने ये लिखा। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन करो पहले ये ज़रूर लिख लेना चाहिए, इसके बाद ही सरल क्वेश्चन करोगे तो जल्दी से आंसर निकलेगा। इसने एकदम निकाल लिया था, जबकि मैंने कागज़ यहाँ रखा उस समय तक आंसर निकाल लिया था। एंड दैट इज़ द राइट स्पिरिट। आप सब भी वैसे ही कर रहे थे और आप सब लोग वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूँ छोटा सा, जिससे कि अगला क्वेश्चन ज़्यादा सही कर सकोगे आप लोग भी। इसमें थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा दिमाग लगेगा, हल्का सा। पहले यहाँ पे 2-3 चीज़ लिख देता हूँ मैं। साइन 50 डिग्री होता है 0.766 और साइन 35 होता है, याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में मिलेगा ये। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, पानी के टब में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, में एक आयताकार पट्टिका, जब स्लैब कहते हैं ना उसको, पट्टिका रखी है। और पानी भरा हुआ है बेटे, कांच की नेचुरली। पानी भरा हुआ है इसके अंदर, वो लिख नहीं रहा हूं मैं। पानी की सतह पर 50 डिग्री आपतन कोण बनाते हुए एक किरण पानी में से होते हुए कांच की पट्टिका में प्रवेश करती है। कांच का अपवर्तन कोण निकालिए। म्यू पानी का 4/3 दिया हुआ है और म्यू कांच का 3/2 दिया हुआ है।
पहले इसका चित्र बनाने की कोशिश करना है ना, कैसे बन रहा है चित्र। सबसे पहले चित्र बनाने की कोशिश करो, और पट्टी का मतलब समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। पट्टी का ऐसी होती है, चित्र को डिस्कस करेंगे, चित्र सही बना या नहीं बना। मैं चित्र बनाता हूँ, उसके बाद आप देखना कि आपने चित्र पहले सही बनाया है या नहीं बनाया। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ तो वायु है, ये क्या है, जल, और ये है कांच। आपको और सहायता करने के लिए मैंने तीनों चीज लिख दिया, जिससे कि आपको ये आइडिया रहे कि क्या करने जा रहे हैं। है बेटा 50 डिग्री नहीं, 50 डिग्री तो ऊपर जो आपतन है ना वो बना रही बेटा। मतलब ये जो किरण है ना, पहले चित्र तो बना लो फिर बताना। जब विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, और ये फिर यहाँ आ गई। अब क्या, और भी फिर जल से भी सघन है ये, तो क्या होगा, हमने कौन सा एंगल निकालना है, कांच का अपवर्तन को। ठीक है,
ये वाला कोण निकालना है आपको। अगर आप आर नहीं निकाल सकते साइन आर तक साइन आर डैश तक निकाल लो। चलो सिंपल कर दिया, थोड़ा सा सिंपल। साइन आर डैश की वैल्यू निकालनी है। पैंतीस डिग्री कौन सा कोण आ रहा है बेटा? 35 डिग्री तो ये आ रहा होगा या ये आ रहा होगा, ये 35 डिग्री थोड़ी आ रहा होगा। जीरो पॉइंट क्या चीज? साइन 0. हो भी सकता है। मैं आपकी हेल्प करता जा रहा हूँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में। कोशिश करो, सबसे पहले इसका तरीका ये है कि पहले इन दोनों सरफेस के बीच में निकालो, फिर इन दोनों सरफेस के बीच में निकालो। हमें पता है। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ आपको। हमने यहाँ पे क्या लिखा था? ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3 और दूसरा लिखा था ए म्यू जी इज इक्वल टू 3/2। अगर हम पहले, आप देखो मैं तरीके से आपको थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको करना है। पहला केस देखें हम, वायु और हाँ बेटा, है बेटा। साइन बेटा कितना, अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है साइन की? हाँ तो 90 कितना होता है? तो 1 से बेटा ज़्यादा हो नहीं सकता साइन की वैल्यू। बटे में बताओ। अच्छा बटे में बता दो। चलो कितना बटा कितना है?
नहीं, गलत। बैठ जाओ बेटा, अभी करेंगे अपन, देखते हैं। या कैसे निकाला, ये निकाला किसी ने? 9/? गुड। थर्टी फाइव नहीं, बटे में बताओ। 35 नहीं निकाल सकते आप, बटे में बताओ। 30 हैं? साइन आर डैश निकालना बेटा। अब देखो ये चीज़ तो इतनी काफ़ी सही निकल गई, आप लोगों ने बहुत अच्छा निकाला कि ये म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, यानी ये अपन ने निकाल लिया, ये निकाल लिया, कितनी बड़ी बात है। इसके बाद तो अपने बहुत चीज़ सिंपल हो जानी चाहिए। वायु में जल की सतह पे अपवर्तन देखो तो पहले क्या होगा, अपन ने क्या कर रखा है, म्यू वाटर और एयर, है ना, म्यू वाटर और एयर का सापेक्ष, ठीक है, यानी कि म्यू वाटर का ए के रेफरेंस में दिया हुआ, ये कितना होगा? अब बता दो कितनी इजी चीज हो रही है ये। क्या इसके बराबर होगा? साइन आई अपॉन, अगर इसको हम आर मान लें, अब देखो, अब करके देखो तो कितना, आपको तो सरलता बता दिया मैंने आपको। यानी कि इसको लिख सकते हो आप 4/3। तो साइन आर कितना आएगा? आर इज इक्वल टू 3/4 इंटू साइन 50.766। ये तो दिया हुआ है ना बेटा, ये 4/3 दे ही रखा है। तो ये कितना हो गया? 3 चक 18 का 8 एक 3 चक 18 एक 19 का 9 एक 3 7 21 और 1 22। .57 आ गया ना, ये तो आ गया आपका। इसका मतलब हुआ इट गिव्स साइन 35 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब आर कितना आया? 35 डिग्री। अब ये तो आ गया आपका 35 डिग्री, तो ये वाला क्या होगा? 35। अब ये इसके लिए आपतन कोण है, अब तो ने परावर्तन निकालना है, सीधा सी बात है भाई। ये क्यों है, ये वाला क्यों हुआ 35, ये भी क्यों 35 हुआ? हाँ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये है एक लाइन, तो ये कोण हमेशा इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। अब बताओ, तब तो बहुत ज्यादा मैंने बता दिया। अब दूसरी ले लो, कांच और जल की सतह, यहां क्या निकालना है? कांच का किसके सापेक्ष में? जल के, ग्लास वाटर, ठीक है। और ये 9/8 निकाला था आप लोगों ने, निकाल ही रखा है। ये 9/8 इज इक्वल टू
साइन आई अपॉन साइन आर, साइन 35 अपॉन साइन आर डैश, कितना, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, पॉइंट, हाँ नहीं नहीं, क्या क्या क्या, दोबारा दोबारा करो, दोबारा करो। देखो अरे इसको नहीं सॉल्व कर सकते अपन अब। साइन 35 कितना होता है, 0.57, यह है 0.575 अपॉन साइन आर डैश, अपना साइन आर डैश ही निकाल लो, बहुत है, 9/8। इसलिए साइन आर डैश कितना होगा, साइन आर डैश इज इक्वल टू 8/9 इंटू 0.575 6 कैसे आ रहा है, 8×5 = 40 का 0, 4 हासिल, 8×6 = 6 हासिल, 8×5 = 46 अपॉन 9। अब बताओ किसी बच्चे को इसको प्रक्रिया को समझने में दिक्कत आई, किसी को भी? अब बोलो बेटा आपको समझ में आ रहा है तो स्टार्टिंग से जाते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चों ने सही किया इसको, और ये एक अच्छा कठिन क्वेश्चन था, अच्छा कठिन क्वेश्चन था, एंड बहुत सारे बच्चों ने सही करा है इसको। ठीक है, अब इसको देखो जरा क्या हो रहा है। सबसे पहले इन्होंने निकाला ग्लास और पानी का अपवर्तनांक, इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये कैसे निकाला इन्होंने? ये सारे बच्चों ने निकाल लिया था करीब करीब, बस इसका तरीका और क्या हो सकता है, ध्यान से अगर देखो तो क्या किया इन बच्चों ने, यहाँ लिखा था A म्यू W और ये था A म्यू G, और हमको क्या निकालना था, म्यू, यानी कि कांच का म्यू जल के सापेक्ष। ठीक है, कांच का म्यू का यानी जल के म्यू का, कांच का म्यू और जल का म्यू हमको ये दोनों को पता है, ये हमको पता है कि एयर के रेफरेंस में इसका ये दे रखा है और ये इसका दे रखा है। तो अगर हम इसको निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 9/8। इसका मतलब ये भी हुआ कि आपने क्या निकाला इसको, हाँ 9, पता चल गया क्यों आया है 9/8। अब क्या हुआ यहाँ पर, A म्यू W इंटू क्या किया आप लोगों ने, कैसे निकाला 9/8? यस भाई, इतने से मैं निकाल दिया, ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। ये अब अपने पास अगर भाई तीनों म्यू आ गए, एयर का आ गया, पानी का आ गया और कांच का आ गया, एक दूसरे के सापेक्ष आ गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब आप देखिए कि वायु व जल की सतह पे अपवर्तन, जब वायु और जल के ऊपर से अपवर्तन हो रहा है तो ये तो हो गया I और ये हो गया R। तो अपन को क्या पता है कि पानी का, वाटर का, एयर के सापेक्ष साइन I अपॉन साइन R होता है। ठीक है, एग्जैक्टली हमने ये लिखा है यहाँ पर, यहाँ I कितना था, 50 डिग्री। ठीक है बेटा, इसको हमने 50 लिख दिया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। ठीक है, R की वैल्यू 35 डिग्री आ गई। अब हमने यहाँ देखा कि ये एंगल 35 था तो ये भी 35 होगा, तो हमको क्या पता चल गया, जब यहाँ इक्वेशन लिख रहे हैं तो क्या होगा, अब हम क्या लिख रहे हैं, किसका, कांच का, यानी कि पहले कांच का, किसके सापेक्ष में, पानी के सापेक्ष में। साइन I कौन सा है इसके अंदर, आपतन कौन सा है, 35, यानी कि साइन 35,
अपवर्तन कोण कौन सा है? ये वाला साइन आर डैश। तो अपन ने यहाँ पे लिखा साइन आर डैश, बस यही किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, इसलिए कोई सी भी सतह एग्जाम में आ जाए, 3 सतह 4 सतह कुछ भी वो लिख दे, तो अपने को फटाक से ये डरना नहीं चाहिए इसके अंदर। इस क्वेश्चन को छोड़ के पता नहीं क्या सोचा आदमी कि इसमें कांच रखा है, पानी है, पानी में कांच रखा है। और अभी तो मैं इसको आपको एक स्टेज जब आगे अपन जाएंगे जब, तो मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर अगर यहाँ वो है कांच, दर्पण, समतल दर्पण है, तो ये फिर एंड में जब यहाँ निकलेगा उसका कोण क्या होगा। अभी नहीं कर रहे, अगले स्टेप पे करेंगे। एक चीज और सीख जाओ उससे पहले, ठीक है। ये अगर एक बार से आज आप लोगों ने किया ना इसको अटेम्प्ट, ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। कहाँ बच्चे? हाँ वो ठीक है, वो उसमें कोई वो तो हाँ वो ठीक है, मैं देख लिया 0.22, हाँ वो ठीक है, ठीक है, मिटा दो। मतलब जो क्वेश्चन में दिया है उसको अगर आप वैसे ही लिख लोगे, उस लड़के ने मुझसे कल एक बात कही जो मैं आपको वो और बता देता हूँ। माधवेंद्र पारीक, उसका नाम याद रखना उसका, माधवेंद्र पारीक। उस लड़के ने एक बात और कही। मैंने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ नौकरी करते हैं? मैंने उससे पूछा तुम्हारे पिताजी कहाँ नौकरी करते हैं? इसने कहा मुझे नहीं पता। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों बैठे हुए थे, हम लोगों ने भी पूछा क्या मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है? कहने लगा पिछले 1 साल से ना मुझे ये पता है कि मेरे मदर क्या कर रही है, मेरे फादर कहाँ इस समय सर्विस कर रहे हैं, मेरे बहन भाई क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैंने टीवी का एक प्रोग्राम नहीं देखा है। सिर्फ उसको एक ही चीज़ दिख रही थी कि एम्स में मुझे अच्छे नंबर लाना, नीट में तो उसके बहुत अच्छे आएंगे, कि एम्स में मुझे यहाँ पर लाना है, अपने आप को सेलेक्ट कराना है। केवल एक चीज़ दिख रही थी उसको। और उसने फिर कहा कि जब मैं एग्जाम के लिए बैठा तो सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरा अच्छा हो जाए, ये हो जाए, हो जाए। उसके मन में क्या था, उसने क्या कहा, कल मैं बहुत ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी बच्चे ने ऐसी चीज़ें कही हैं, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ में, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। उसने मुझसे कहा कि मैंने भगवान से केवल ये प्रार्थना की कि जो मेरे में अभी जोश है ना, मेरा वो जोश बना रहे एग्ज़ाम के पेपर खोलने तक। वो वहाँ बैठा, जब उसको पेपर मिल गया, खोलने से पहले वो चिपका होता है ना, तो उसने भगवान से ये बनाया कि मेरा जोश कम नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम का पेपर देख के। कहता है जब उसने देखा फिजिक्स कल बहुत टफ आया था, बहुत टफ पेपर था परसों, तो उसने जब पेपर खोल के देखा कि फिजिक्स बहुत टफ आई है, तो कहने लगा मुझे पता चल गया कि अब मेरी फर्स्ट 10 में पोजीशन आएगी। कहता है इतने में पता उसने कह दिया, जरूरी नहीं था, गलत भी तो कर सकता था क्वेश्चन वो। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फोकस। अब बिल्कुल मीडियम क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी सुविधाओं में और बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत सुविधाओं में पढ़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वेरी ऑर्डिनरी बॉय। कल बहुत अच्छा दिन था, मतलब मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि ऐसी चीजें भी कोई बच्चा बोल सकता है। ये सब आप लोगों के लिए एक प्रेरणा की चीज है। और वाकई में उसकी अगर फर्स्ट 10 में आ गई ना अगर एम्स में, तो एक बहुत बड़ा एक आश्चर्य होगा। मतलब उसके फीस में केवल 1 नंबर कट रहा है, 1 मार्क पूरे उसमें से। केमिस्ट्री में पूरा सही किया उसने, बायोलॉजी 100% सही की है, फीस में एक क्वेश्चन गलत हुआ, वो भी गलत नहीं सही हुआ था, तो उसने वो बबल गलत लगाया बस। जनरल नॉलेज के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं, उसके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भी आते हैं एम्स के अंदर। उसको मैंने बहुत तैयारी कराई थी, 16, लेकिन उसने सही कर लिया। उसके कुल कितने नंबर कट रहे हैं 200 में से? 5। हो सकता है एक आध की कुछ और गलती हो जाए तो एक आध और कट जाएगा, कितने काट सकते हैं उसके। और तुम्हें बताऊं, जब वो लड़का 9th में था तो सोशल स्टडीज में फेल हुआ था, 9th में सोशल स्टडी में फेल हुआ। और आप लोग तो बहुत अच्छे स्तर पे हो, मतलब मैं इतना खुश हूं यहाँ पे इस बार पढ़ाने में कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस चीज को ग्रास्प करके कर रहे हो। बट लेकिन आपको ये ना, चित्र फिजिक्स के अंदर थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी एप्लीकेशन। जो आप लोग न्यूमेरिकल बार बार ज़्यादा आप लोगों को लग रहा होगा क्यों बार बार न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन यही है। आपको थ्योरी तो मैं समझ में आ जाएगी, सरल है,
लेकिन उस थ्योरी को कैसे लगाना है क्वेश्चन में, ये आना चाहिए बस। अब एक नेक्स्ट चीज और करते हैं। मैं अभी फ़ोन करता हूँ, मेरी क्लास चल रही है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक दर्पण रखा, इसके लंबवत, अगर हमने इसके लंबवत एक कांच रखा, ठीक, लंबवत रखने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने यहाँ पे एक किरण हमारी यूँ आ रही है, सरल रूप से समझने में, तो ये परावर्तन होकर कहाँ जाएगी, अब इसको अपन को इसी डायरेक्शन में देखना है, यहाँ पे इस तरह से देखना है, ठीक है, जिससे मन में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं हो। तो हमने इसको इस तरह से रखा है, इतना टेढ़ी है, किरण जा रही है, तो इसको हमें अपने मिरर को भी टेढ़ा रखना पड़ा, तो ये उसी रास्ते पे चली जाएगी, उसी रास्ते वापस जाएगी। अगर हम इसको अब गणित के रूप में लिख के देखें, अगर हमने इसको मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, पहले जब आ रही है, जब अपवर्तन हो रहा है, ये जरूर उतार लेना बेटा, ये सब किताबों में नहीं मिलती, मतलब अपने स्कूल के वाले किताबों में नहीं मिलेंगी सब चीज़ें, इसलिए इसको उतार ले, जरूर लेना। जब अपवर्तन होगा तो क्या होगा, म्यू 2 का 1 के सापेक्ष में, ठीक है ना, 1 से आ रही है 2 में, 2 का निकालना है अपने को, माध्यम 2, यह है माध्यम 2 और यह है माध्यम 1। दूसरे का पहले के माध्यम के, इसका मतलब हुआ साइन, क्या लिखोगे इसको, साइन आई अपॉन आर। दोबारा देखो अपने क्या करा है, म्यू दूसरे के इस माध्यम का म्यू इसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में आता है उसका आई आता है, सीधा इसका तरीका ये है याद करने का। म्यू 1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। अब इसको उल्टा करके देखें जरा, यानी कि अब जब ये वाली किरण इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, यानी कि अब इस माध्यम 2 से माध्यम 1 की तरफ देखें, माध्यम 1 से 2, और ये अब करें माध्यम 2 से 1 में अपवर्तन। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, माध्यम 1 का म्यू 1 किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि अब आपतन कोण ये है, तो क्या हुआ, साइन आर बाई, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, केवल इस चीज को देख के, वो जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें दर्पण रखने की बात कर रहा था ना मैं, आप उसका आंसर बिना क्वेश्चन करे बता सकते हो, अभी देखना आप बिना क्वेश्चन करे। तो ये हो गया। अगर हम 1 और 2 को गुणा करें तो समीकरण 1 व 2 को ये हो गया 1 म्यू 2, हमेशा उल्टा बोलते हैं, मैंने गलती बोला इस बार, म्यू 2 1, यानी कि 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, इनटू म्यू 1 2 के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू हो गया साइन आई
अपॉन साइन आर इंटू साइन आर साइन आई, ये हो गया 1। ठीक है, अगर ये 1 हो जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लिखें माध्यम 2 का 1 के इसमें सापेक्ष में अपवर्तनांक क्या होगा, 1 अपॉन μ1 2, यानी कि क्या हुआ, ये इसका सिद्धांत क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो यानी इसमें क्या करना था पूरे क्वेश्चन में, 1 अपॉन दिस, जो अपना आंसर निकल रहा था उसका 1 अपॉन कर देते आप। जबकि क्वेश्चन कितना कठिन लगता, पहले पानी में से एक किरण आई, फिर एक उसके अंदर पट्टिका में आई, और उसके नीचे एक दर्पण रखा था, और फिर दर्पण से वो परिवर्तित होके गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंपल क्या हुआ, इसका सिद्धांत क्या सीखे इसके अंदर कि अगर दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष में निकाल रहे हैं तो पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष में उसका उल्टा होगा। बात समझ में आ गई, इसको याद रखना, ये मन में याद रह जाएगी तो कैसी बड़ी चीज तो है नहीं कि अगर हम एक माध्यम का दूसरे परिप्रेक्ष्य में निकाल रहे हैं तो दूसरे का पहले के परिप्रेक्ष्य में उसके उल्टा होगा, व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम अनुपाती नहीं, व्युत्क्रम ही होगा, है ना। हाँ नहीं, मैंने बोलने वाला था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है जानने के लिए। कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी तरह का आता है तो आपको बस केवल इतने सिद्धांत चाहिए कि आप इसमें आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब मैं जो लिखने वाला हूँ वो चीज़ आप मुंह जवानी हासिल कर दोगे, जो मैं लिखूंगा वो आप उसको मुंह जवानी कर दोगे। सर मेरी क्लास चल रही है, मैं अभी कंप्लीट करके आपसे बात करता हूँ। अब मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है, इस पे एक किरण ने आपतन किया, यहां पर यहां हवा है, तो हवा से जब कांच में जा रहे हैं तो क्या होगा, विरल से तो कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब यहां पर पहुंची, अब यहां क्या हो रहा है, इसका सघन से विरल में जा रही है, तो क्या होगा, अविलंब से दूर हट जाएगी। ये मान लीजिए इसको क्या कहें, इसके लिए आपतन कोण होगा, ये यहाँ से इस वाले मात्रा में जाए तो आपतन कोण होगा, नहीं आप आई है ना, तो इसको तो कुछ और लिख दो भाई, I2 लिख दो, कुछ भी जो मन में आए वो लिख दो। और अब ये इसके बाहर निकला है यहाँ पे किरण, ये R2 हो गया, इसको फिर I1 लिख देते हैं, इससे आपको मन में भी कुछ चलता रहे। ठीक है, कितनी सी बात की हम लोगों ने, क्या किया हमने, यहाँ से विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जब जाएगी तो हमेशा लंब की तरफ मुड़ेगी, तो ये लंब की तरफ मुड़ी, यहाँ पहुँच गई। अब जब यहाँ बिंदु पे पहुँची तो अब इसको हवा वाला वातावरण मिला और यहाँ पे ग्लास है, इसका मतलब इस सघन से
इस विरल में जाएगी। तो इसके लिए आपतन कोण तो ये होगा जो कि ये बना रहा है। अब आप ये भूल जाओगे यहाँ क्या हुआ था, यहाँ क्या स्थिति रह गई आपकी, ये है। इसको अगर यूं घुमा दूं तो कैसे होगा, अब एक किरण आपकी यहाँ आ रही है जो I2 है और ये दूर चली जा रही है उससे। ये स्थिति हो रही है बेटा। अभी आपने ग्लास का क्वेश्चन किया था उसमें था ये, ठीक है, सेम क्वेश्चन था ना। इसका मतलब ये, अब ये बताओ मुझे करके एक जल्दी से एकदम कि I1 में और R2 में, है ना, कितनी जल्दी निकाल लिया इसने, ये बहुत जल्दी निकाले ना मेरे लिखने। मैंने कहा था ना आप इसको समझ गए तो आप इसको मेरे बिना करे ही निकाल लोगे इसका हल। और इसको कहते हैं, इसलिए इस चीज को कहते हैं, क्या कहते हैं, यस। तो अभी आपको कितना इजी लगा, जब आप क्लास में आपने किया होगा आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हुआ ये। बड़ा सरल है। अगर हम यहाँ पे देखें, इनको देखें, इसको अगर हम निकालें क्या होगा, म्यू ग्लास वर्स इन रेस्पेक्ट टू एयर, सो म्यू ग्लास एयर। यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, साइन I1 अपॉन साइन R1। इस वाली सरफेस पर यही हुआ और कुछ हुआ ही नहीं। अब यहाँ पर म्यू एयर टू ग्लास, साइन I2 ठीक है। और इसको हम लिखें अगर ए जी तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये अपन ने लिखा ना ग्लास एयर का, ग्लास के रेस्पेक्ट में, ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में लिखे तो इसको उल्टा कर देंगे, म्यू जी ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में इधर से और इधर से भी ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो एक ही होंगे। अगर ये दोनों एक होंगे तो इसका मतलब इक्वेशन ये वाली और इक्वेशन ये वाली दोनों बराबर होने चाहिए। यानी क्या बराबर हो गए, ठीक है। अब किसके कौन सा कोण बराबर है, R1 के बराबर I2 है, दिख रहा है, R1 के बराबर I2 है, तो ये से कट गया, तो क्या बचा, साइन I1 इज इक्वल टू R2, तो I1 क्या आ गया, इसका मतलब जो ये वाला हमारा कोण था और ये वाला कोण था बराबर आ गया। कितना इजी है ये, जबकि हर बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बोर्ड में तो हमेशा हर बार ही आता है। बस सिद्धांत याद हो तो कुछ भी इसमें रटने की जरूरत नहीं है, बस ये पता जाना चाहिए ये लिखते कैसे हैं। इसको लिखना का हमेशा, और इसको हमेशा बोलो, हमेशा सही, इसको हमेशा बोलोगे म्यू जी ए, म्यू ए जी, बस ये सही बोल दोगे ना तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बेटा आपको समझ में आया है नहीं आया, पक्का? हाँ बेटे बोलो, है बच्चे, ये वाला एक स्टेप मैं खा गया था इसलिए हुआ गड़बड़। अगर यहाँ पे है ये इसके समानांतर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो एक परपेंडिकुलर को दूसरे परपेंडिकुलर से अगर कोई एक रेखा काटती है तो क्या होता है उसमें, ये कोण किसके बराबर होता है, इस कोण के। तो यहाँ I2 R1 के बराबर होगा, ये I2 है और ये R1 है, ठीक है, I2 R1 के बराबर है, इसलिए साइन R1 इज इक्वल टू साइन, कुछ भी लिख दो, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो।
ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे आपस में, इसलिए साइन I1 इज इक्वल टू R2, और दोनों के साइन बराबर है तो इसलिए इसको उनका, इसलिए I1 इज इक्वल टू R2। और अगर I1 और R2 बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, इससे ये कैसे पता चला कि ये समानांतर है? कैसे कैसे पता लगा बताओ? ये क्यों पता चला कि पैरेलल हो गए? I1 R2 करने से, I1 इज इक्वल टू R2 करने से ये कैसे हो गए बराबर? नहीं, स्पष्ट तो हो रहा है, स्पष्ट तो हम लोगों ने बना दिया इसलिए लग रहा है। अगर मान लो मैं इसको टेढ़ा बनाता तो कैसे हुआ? अगर I1 इज इक्वल टू R2 है तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर कैसे हुए? कौन बच्चा बताएगा? नहीं, I1 इज इक्वल टू R2 निकालने से हमने कैसे पता लगा कि ये समानांतर है? अरे सिंपल है, इसको यूं बढ़ा दो, पीछे बढ़ाओ। हाँ नहीं, अब ये देखो ना, ये वाला कोण है ना, यही है I1, तो ये इसके बराबर आया, दिख रहा है आपको लंब से? इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, दोनों रेखाएं इसलिए चल रही हैं। तो ये बेटा सबसे अच्छी चीज़। अब हमारे पास में दो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अब आप बिल्कुल आराम से कर लोगे। अगर आपको जब आप ये चीज़ें कर पा रहे हो तो वो तो बिल्कुल ही आसानी से हो जाएंगी। कल अपन पढ़ेंगे आभासी और वास्तविक गहराई, जो बच्चे ने उस दिन क्वेश्चन पूछा था, और दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2-3 क्वेश्चंस भी करेंगे।